नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं की स्थिति पर। ये 2020 में जब नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई, तो उसमें सबसे बड़ा विमर्श ये भी बना कि भारतीय भाषाओं में क्या-क्या होने वाला है। क्या भारतीय भाषाओं में अब शिक्षण होगा? क्या भारतीय भाषाओं में हम उच्च शिक्षा या प्राइमरी शिक्षा तक कहाँ-कहाँ जा पाएँगे? इस विमर्श को लाने के पीछे भी कारण यही था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर काफ़ी व्यापक चर्चा की गई थी। इस व्यापक चर्चा का उद्देश्य भी शायद भारत सरकार का यही, जो काफ़ी वर्षों से एक मांग रही है कि हमें अपनी देश की भाषा में प्राइमरी शिक्षा शुरू करनी चाहिए थी, प्राथमिक शिक्षा कम से कम, ताकि हमारे विद्यार्थी को, हमारे बच्चे को कभी भी ऐसा ना हो कि वो अगर विदेशी भाषा या अंग्रेजी ना जानता हो, तो उसको कठिनाई आए पठन-पाठन में। लेकिन ये आते-आते काफ़ी समय लग गया। हम लोगों ने आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के अनेक संस्करण देखे पाठ्यक्रम के। राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा पाठ्यक्रम कैसे बने, इसकी भी इसमें चर्चा हुई, उसमें भी भाषा की बातचीत आई। इसलिए हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो ये भी है कि इसमें पहली बार गंभीर रूप में एक नई चर्चा प्रारंभ होती है कि हम भविष्य में अपने घर के बच्चे को अपनी भाषा में पढ़ा पाएंगे। इस पर कहाँ हम पहुँचे, आज की बातचीत यहीं पर शुरू करनी है। इस संबंध में मैंने एक परियोजना भी प्रारंभ की है, जो विशेषकर मेरठ जनपद में और मेरठ मंडल में हम लोग हिंदी में प्राइमरी शिक्षा में कहाँ पहुँचने वाले हैं, इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। पिछले महीने में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की इस पर कि मेरठ चूँकि एक हिंदी भाषी क्षेत्र है और यहाँ की मूल भाषा हिंदी है, तो यहाँ पर क्या हाल-चाल है हिंदी का? तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये इस विचार के पीछे कौन-सी चीज़ थी? तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट है, उसमें बिंदु 4 और जो उसका उपबिंदु है वो 4.11, उसमें कहा गया, यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा, मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद घर/स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं, मातृभाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक जो बिंदु था, इस बिंदु पर मैंने ध्यान दिया कि की राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हो गई 2020 में। तीसरा वर्ष इसका जो एकेडमिक सत्र है वो चल रहा है और इसमें हम कहाँ पहुँचे इसके बाद। तो हम ये देख पा रहे हैं आज के दिन कि कुछ राज्यों को छोड़ करके अधिकांश राज्यों पर कोई खास सुगबुगाहट नहीं है। हम लोग ये चाहते ज़रूर हैं कि हमारे देश की जो 8वीं अनुसूची की तमाम बड़ी भाषाएँ, 22 भाषाएँ, उसके अलावा जो क्षेत्रीय बोलियाँ हैं महत्वपूर्ण, उसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, उन सब में बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा पा सके। ऐसा हमें पाठ्यक्रम, ऐसा करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि माता-पिता से जिस भाषा में बच्चा बात करता है, अगर स्कूल में भी वही भाषा हो, प्राथमिक तौर पर उसको सारा अनुशासन ज्ञान उसी में सिखाया जाए, तो उसके लिए आसानी होगी। माता-पिता भी एक बेहतर टीचर, एक अध्यापक की तरह उसके साथ ज़्यादा काम कर सकेंगे। अभी कठिनाई कहाँ पर है कि जिन्हें हम बहुत सारे स्कूलों में देख रहे हैं, प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम अपना लेने के कारण बच्चों के लिए ये कठिनाई है। ये मेरे ख्याल से लगभग पूरे देश की स्थिति है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे मेरठ, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। यहाँ भी पब्लिक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राथमिक स्तर पर सभी तरह का शिक्षण क्या हिंदी में हो पा रहा है? इस पर अगर हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि एनसीटीई की जो पुस्तकें हैं, उनको अगर देखें, वो तो हिंदी माध्यम में मौजूद हैं। लेकिन विद्यालयों में ये शिक्षण प्रारंभ हो पाया, इसके आंकड़े अभी आने हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब बात की क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद अन्य राज्यों पर कुछ काम हुआ? पंजाब में उन्होंने कुछ काम शुरू किया, तमिलनाडु में कुछ शुरू हुआ, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को लेकर कुछ बातें शुरू हुई। लेकिन हम व्यापक तौर पर अभी एक ऐसी सहमति बनाने की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ पर भारतीय भाषाओं के माध्यम से
प्राथमिक शिक्षा तो कम से कम प्रारंभ हो जाए, जिससे ये जो अनुपालना है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वो हो सके। इसके लिए सरकार ने बहुत तरह के उपाय सोचे और इस ड्राफ्ट को जब बनाया गया है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, तो उसमें अनेक तरह के विचार आए कि कैसे हम त्रिभाषा सूत्र जो हमारा पुराना था उसको लागू कर पा सकते हैं, या संवैधानिक प्रावधान है उनमें क्या-क्या परिवर्तन करें कि हमारा कार्य आसान भी हो जाए और हमारे शिक्षण पद्धतियों में ये सब चीज़ें शामिल हो सकें। इसलिए भारत सरकार ने 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में अकादमियाँ स्थापित करने की बात भी की। ये 22वां जो बिंदु है इसका 22.18, उसमें इसकी चर्चा हुई। इसमें हर भाषा के श्रेष्ठ विद्वान और मूल रूप से भाषा बोलने वाले लोगों को शामिल करने की बात है। शब्दकोश बनाने की बात है इसमें, और ये शब्दकोश व्यापक रूप पर प्रचारित किए जाएंगे, जिससे शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन, बातचीत उनमें इनका इस्तेमाल हो सके। एक बड़ी बात ज़रूर है कि जब तक शब्दकोश और अनुवाद के लिए उपलब्धता नहीं होगी या विद्वानों की उस तरह की उपलब्धता नहीं होगी, तो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएँ हैं, उनमें हमें पाठ्यक्रम तैयार करने में कठिनाई होगी। इसलिए ये योजना इस रूप में आगे बढ़नी ही चाहिए, जिससे तमाम जो तकनीकी हिस्से में जिसकी भविष्य के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, पोर्टल हैं, विकिपीडिया है, तमाम चीज़ों का जो दस्तावेज़ीकरण होना है, उसके लिए भी हमको उस तरह की भाषा की आवश्यकता होगी। एक जो स्थानीय भाषाओं के अलावा हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है संस्कृत, उसके बारे में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने काफ़ी चर्चा की है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विचार ये किया गया कि जो संस्कृत और हमारी उस तरह की महत्वपूर्ण हमारी पुरानी भाषाएं हैं, उनको किस तरह से उनके ज्ञान के भंडार को उपयोग किया जा सके। इसलिए संस्कृत भाषा के महत्वपूर्ण इस बिंदु को इस रूप में शामिल किया गया। जैसे 22वां जो बिंदु है इसका 22वां का उपबिंदु है 15, उसमें कहा गया कि संस्कृत भाषा के बृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों में साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही उच्चतर शिक्षा में भी। ये शायद एक अच्छा विचार है कि हम संस्कृत को भारतीय भाषा में भी उस रूप में देख सकें जहाँ त्रिभाषा फॉर्मूले में अगर विद्यार्थी उसे पढ़ पाएँ, तो उनका जो सांस्कृतिक ज्ञान है, उनका भाषाई ज्ञान है, वो समृद्ध होगा और वे एक तरह से हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको, उनमें से संस्कृत को महत्वपूर्ण तरीके से सीख पाएंगे। एक और विचार जो भारतीय भाषाओं के संदर्भ में है, वो बहुभाषिकता को लेकर के है। इस बहुभाषिकता के लिए इसमें योजना ली गई है कि विश्वविद्यालयों में इसका विस्तार कैसे हो, शास्त्रीय भाषाओं को से जुड़े हुए साहित्य का जो पांडुलिपियाँ हैं उनको इकट्ठा कैसे किया जाए, संरक्षित किया जाए, अनुवाद किया जाए। और ये सब करने के बाद और संस्थाओं में जितने भी संस्थान और विश्वविद्यालय हैं, उनमें शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ाया जाए, उसके साहित्य को पढ़ाया जाए, और जो अभी तक अभिलेख रहे हैं, उपेक्षित हैं, उनको संग्रहित किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए और उनके अध्ययन के लिए प्रयास प्रारंभ हों। इसके लिए सरकार ने ये भी कहा कि प्रौद्योगिकी और क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से लोगों की व्यापक भागीदारी इसमें बनाई। और ऐसा ऐसा हो जाने से क्या होगा कि भारतीय भाषाओं को संरक्षण मिलेगा और बढ़ावा मिलेगा। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इस हमारी 22वीं बिंदु में, कि जितने भी स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु वर्गों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की जाएगी। इससे भारतीय भाषाओं का संवर्धन भी होगा और प्रसार भी होगा, और इससे लोग सीखने की ओर प्रवृत्त होंगे। और जो अनुवाद की उच्च गुणवत्ता है उसका भी ध्यान इसमें रखा जाएगा। इसलिए जो भारतीय भाषाओं के हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है, उसमें दोनों तरह से बात करती है कि विज्ञान और गणित जैसे जो पुस्तकें हैं, उनको भी द्विभाषी रूप में लाया जाए कम से कम, ताकि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, वो द्विभाषी हो और मातृभाषा और भारतीय भाषा के साथ-साथ वो अंग्रेजी में भी उनको मिल जाए। एक बड़ी बात इसमें द लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बातचीत हुई है, जो प्रत्येक विद्यार्थी अपने अध्ययन के दौरान करेगा। देश की किसी मज़ेदार प्रोजेक्ट में, किसी गतिविधि में भाग लेगा। और जैसे इसमें भारत सरकार की एक पहल भी है, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो पहल है उसका उदाहरण दिया गया है कि इस बहाने सब भाषाओं को जोड़ने का भी पहल होगी। भारतीय भाषाओं के साथ साथ ये भी इसमें विचार हुआ कि
अंग्रेजी के अलावा अन्य विदेशी भाषाओं को भी हम लोग पढ़ा सकें, जैसे कोरियाई है, जापानी है, थाई है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, पुर्तगाली है, रूसी है। माध्यमिक स्तर पर इनके लिए भी अध्ययन सामग्री इनमें उपलब्ध कराई जाए, ऐसा विचार हुआ है। यद्यपि मेरा विचार इसमें ये भी है कि दुनिया की एक बड़ी भाषा चीनी भाषा भी इसमें जोड़ी जानी चाहिए थी, जिससे कि शिक्षा प्रसार में हम एक बड़े देश के महत्वपूर्ण साहित्य को, वहाँ की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ों को भी सीख पाते या जोड़ पाते इसमें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो भी पांडुलिपियाँ इकट्ठा होंगी और जो बहुभाषी समाज हमारा बनेगा, उससे हम सांस्कृतिक तौर पर भारतीय राष्ट्र को एक रूप देंगे। क्योंकि जो भी भारतीय भाषाएं हैं और जो आधिकारिक रूप से नहीं है, जो लुप्तप्राय सूची हैं, ऐसी भी भाषाओं का संरक्षण कैसा हो, इसलिए सभी प्रकार की जो 22 भाषाएं हैं, उनमें भी जो कठिनाइयां हैं, उनको भी ठीक करने पर विचार किया गया। इसमें कोशिश ये होगी कि पाठ्य पुस्तकें तैयार हों, अभ्यास पुस्तकें तैयार हों, वीडियो बने, उसके नाटक किए, कविताएं लिखाई जाएं, उपन्यास, पत्रिकाएं, जो भी उसमें उपलब्ध है, उसको एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अनुवाद के माध्यम को भी प्रयोग में लाया जाए। तो ये बहुत सारे प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से आए। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारत में त्रिभाषा फॉर्मूला पहले से था, और उस त्रिभाषा फॉर्मूले में स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी की बातचीत होती थी। अब इस पहल के बाद एक अच्छी बात ये होगी कि सबसे पहले बच्चा अपनी स्थानीय भाषा, मातृभाषा में अपने घर की भाषा में बातचीत सीखेगा, उस बातचीत के साथ शिक्षण सीखेगा और अपना अध्ययन आगे बढ़ाएगा। और बाद में वह भाषा हो सकता है उसमें उच्च शिक्षा तक या अन्य तकनीकी शिक्षा तक भी हम उसको ले जा पाएँ। लेकिन प्रारंभिक तौर पर प्राथमिक रूप में हम भारतीय भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा दें, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। मेरा मानना ये भी है कि जो भी बच्चे हैं वो अपने घर की भाषा में आसानी से सीख सकते हैं। ये हमारे अनेक शोध भी हैं इस विषय पर। अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मान्यता भी है कि कोई भी विद्यार्थी अगर घर की भाषा में सीखता है प्राथमिक शिक्षा, तो उसको जल्दी ग्रहण कर पाता है। तो ये इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हमें भविष्य में शिक्षकों को नियुक्त करना पड़ेगा। इसके लिए द्विपक्षीय समझौते या एमओयू करने चाहिए एक दूसरे संस्थान से, अलग-अलग भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बिना तकनीकी के हम आज के दिन आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक महत्वपूर्ण बात है। एक और बड़ी बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि संवैधानिक प्रावधानों को, जो संघ की जो हमारी आकांक्षा है विशेष तौर पर बहुभाषावाद की, ताकि राष्ट्रीय एकता की ओर हम आगे बढ़ें। भाषा का जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, इसके साथ-साथ बहुभाषावाद का हमको बच्चों को विकल्प देना चाहिए। वो दुनिया की तमाम भाषाओं के साथ-साथ भारत की अधिकांश भाषाओं या भारत की विशिष्ट भाषाओं को जिनकी रुचि है बच्चे की, वो सीख पाए। हाँ, ये एक बात ज़रूर थी कि इसमें भाषा थोपने वाली बात नहीं होगी, बल्कि राज्यों में जो भी भाषाएँ एक से अधिक, 2 से अधिक या अनेक भाषाएँ सीखने का विकल्प हम बच्चे को देंगे, जिससे हमारा समाज बहुभाषिकता की ओर बढ़ेगा। तो दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम हम एक दूसरे की भाषा को, उसकी संस्कृति को, उसकी परंपराओं को, उसके जीवन को और उस समाज की आवश्यकताओं को समझ पाएँगे। और राष्ट्रीय स्तर पर जब भी किसी भूमिका में कोई व्यक्ति जाएगा, तो वो पहले से उस क्षेत्र से परिचित होगा, क्योंकि उसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक देश के तमाम हिस्से को अलग-अलग रूपों के अलावा उसकी भाषा के रूप में भी जाना होगा। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो हम नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संदर्भ में समझ पाते हैं। लेकिन ये एक नया प्रयास ज़रूर है कि शास्त्रीय भाषाएँ, आदिवासी भाषाएँ और लुप्त प्राय भाषाएँ जिनको कहा गया, इन सबको भी संरक्षित करने की बात इसमें हुई है। तो हम भविष्य में ये भी देखेंगे कि जो भाषाएँ अभी नहीं हमारे उसमें हैं अध्ययन अध्यापन में, उनको भी हम समझ पाएँगे, देख पाएँगे। ये मैं जानता हूँ कि मेरठ एक ऐसा क्षेत्र है हमारा जहाँ कौरवी क्षेत्रीय बोली है, उसमें बहुत सारा साहित्य लिखा गया। जब हम शोध कर रहे थे तो हम लोग ने ये भी पाया कि बहुत सारा साहित्य जो अभी पांडुलिपियों के रूप में उपलब्ध है, जो प्रकाशित नहीं हो पाया, जो प्रकाशित हुआ तो वो स्थानीय स्तर पर रह गया। ऐसी हम क्षेत्रीय स्थानीय बोली के हिस्से में भी पाठ्यक्रम कल को या भविष्य में डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारा लक्ष्य है, हमारे गाँव के बच्चे, हमारे अलग-अलग क्षेत्रों के बच्चे, अलग-अलग शहरों और राज्यों के बच्चे अपनी भाषा में तो सीख ही पाएँ, वो दुनिया भर की तमाम भाषाओं में और भारतीय भाषाओं में अपने अपनी दक्षता बढ़ाएँ
और उससे अपने को राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण नागरिक और विश्व स्तर पर एक वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार कर सकें। क्योंकि बिना भाषा विज्ञान के जब तक आप कम्युनिकेशन या संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, तब तक जो भी आप जानते हैं उसको दूसरे तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। ये बिंदु जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए भविष्य में अकादमी स्थापित करने का, अनुवाद के कार्य करने का, शब्दकोश निर्माण करने का कार्य तेजी से होना चाहिए, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो आज की बातचीत में हम लोग इसी बिंदु के साथ समाप्त करते हैं कि हमें ये संभावना है कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो समय आगे बढ़ रहा है, अनेक राज्य सरकारें और केंद्र स्तर पर भारत सरकार, विश्वविद्यालयों के स्तर पर हम सब लोग और अलग-अलग भूमिकाओं में जो भी भाषा अध्ययन से जुड़े हुए लोग हैं, वे तमाम भाषाओं को अपनाएंगे। ये एक अच्छी बात चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में हुई है कि हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी विभाग के साथ भारतीय भाषा विभाग खोल लिया है, जिसमें भारतीय भाषाओं के रूप में इस वर्ष से तमिल और पंजाबी भाषा को 2023-24 सत्र से लाने का प्रस्ताव भी है, ताकि हम अन्य क्षेत्रों की भाषाओं को अपने विश्वविद्यालय का हिस्सा बना सकें और इस रूप में हमारे बहुभाषी विश्वविद्यालय के ओर और अनेक भाषाई शिक्षण केंद्र के तौर पर इस विश्वविद्यालय को स्थापित कर सकें। आप सबका धन्यवाद।